जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी क्यों नहीं पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का 4th लेक्चर देखने वाले हैं। आई होप आपने इससे पहले 3 लेक्चर जो आए जिसमें हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, यानी आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने द्रव्य यानी मेटर्स के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, धातु, उपधातु या फिर यौगिक मिश्रण, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई एवं मोल संकल्पना, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परमाणु द्रव्य इकाई मोल संकल्पना। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट। और दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को जो आवर्त सारणी होती है उसके कुछ एलिमेंट्स के मैंने नाम बताए थे, यानी तत्व के मैंने नाम बताए थे कि आपको उनको याद करना है। और दोस्तों, इसमें मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा, इसलिए आपको उन चीज़ों को याद करना है क्योंकि आगे भी केमिस्ट्री में हमें हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन, जिसका परमाणु द्रव्यमांक 12 होता है, के द्रव्यमान के 1/12 भाग आपका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है। और दोस्तों, जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है वो होती है AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो आपको ये भी याद रखना है, जैसे कि हम लोग अगर बात करें कि कार्बन का जो द्रव्यमान होता है यानी जो मास होता है वो कितना होता है, तो आप बताएंगे 12 AMU। तो ये इसकी इकाई होती है यानी यूनिट होती है। जैसे कि समय की यूनिट क्या होती है, तो आप बताते हैं सेकेंड होती है, या फिर लंबाई की आप बताते हैं मीटर होती है। सेम यहाँ पे एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो AMU होती है, यानी एटॉमिक मास यूनिट इसको बोला ही जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है, किसी परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग होता है। तो आपको ये मैं बता चुका हूँ, सेम वही डेफिनेशन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोल क्या होता है। तो दोस्तों, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही परमाणु उपस्थित होते हैं जितने कि कार्बन के 12 ग्राम के परमाणु में उपस्थित होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोल क्या होता है, यानी मोल संकल्पना क्या होती है। और दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं जो मोल होता है किसी पदार्थ के परमाणु, अणु एवं आयन की एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। और इस संख्या की अगर हम लोग बात करें तो ये होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपको ये संख्या भी याद रखनी है। और दोस्तों, जो ये संख्या होती है इसको एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है, यानी एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। और दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एवोगैड्रो संख्या क्या होती है। तो किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु या फिर 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या को हम लोग एवोगैड्रो संख्या यानी एवोगैड्रो नंबर्स कहते हैं। और जैसे कि मैंने नंबर आपको बताया, और दोस्तों ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि 6.022 इंटू 10⁻23 ये एवोगैड्रो नंबर होता है, और इसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं परमाणु संरचना की यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो जॉन डाल्टन ने 1803 में, और दोस्तों यहाँ पे आपको ये डेट भी याद करनी है, 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, यानी उसको बांटा नहीं जा सकता। और दोस्तों, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि इंडिया में जो सबसे पहले बताया था वो कणाद ने बताया था, जो कि डाल्टन के कई वर्ष पहले बता दिया गया था। और लगभग पूरी 19वीं शताब्दी में यह माना जाता था कि परमाणु अभाज्य होता है, परंतु जैसे जैसे इसके बारे में और खोजें होती गई, हमें नए नए तत्वों के बारे में पता चलता गया। जैसे कि हमें उसमें पता चला कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और ये भी जानेंगे कि इनकी खोज किसने की। और जो ये कण होते हैं इनको हम लोग मौलिक कण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परमाणु और अणु की, एटम एंड मॉलिक्यूल्स की। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि परमाणु क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो परमाणु होते हैं किसी तत्व का वे छोटा सा छोटा कण होता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है जो परमाणु होता है किसी तत्व का, यहाँ पे सिर्फ मैंने एलिमेंट की बात की है, सिंगल एलिमेंट की, उसका छोटा से छोटा कण होता है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अणु यानी मोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो मोलिक्यूल होते हैं किसी तत्व या यौगिक का, और दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि आपको ये तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और उसे ही हम लोग अणु यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं परमाणु के मौलिक कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज परमाणु में हम लोगों ने कई एलिमेंट्स की खोज कर ली है। तो सबसे पहले हम लोग जो मेन हम लोगों को याद रखने हैं वो 3 होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, परंतु इनके अलावा भी एग्जाम्स में कई और कणों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो हम उन कणों के बारे में भी पढ़ेंगे। परंतु सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसकी जो खोज की गई थी वो 1897 में की गई थी,
और इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो जे थॉमसन को जाता है। और दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जे थॉमसन को जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन से कण की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी। तो याद रखना है आपको, जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी, और इन्हें ही आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है, यानी द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो कहा जाता है वो जे थॉमसन को कहा जाता है। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर ऋण आवेश होता है, और इसको हम लोग ई के ऊपर हम लोग एक माइनस का निशान लगते हैं, जो कि एक नेगेटिव का साइन होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को ई और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इसको आप सेम वैसे देख सकते हैं जैसे कि हमारी अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, सेम वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और दोस्तों जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें जो चार्ज पाया जाता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और दोस्तों जो कूलाम होती है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग अगर आवेश की बात करें तो उसमें हम लोग कूलाम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, और जो इसका द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म कण होता है इसलिए इसका जो भार होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, और इसको हम लोग kg में लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन। और दोस्तों आगे मैं एक चार्ट भी दे दूंगा आपको, जिसमें इनको हम लोग किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यानी इनके क्या क्या साइन होते हैं, इन पे कौन सा आवेश होता है, और इनकी नेगेटिविटी कितनी होती है, यानी सापेक्ष आवेश क्या होता है, इनका द्रव्यमान कितना होता है, खोज किसने की थी, उसकी भी मैं एक आपको सारणी दे दूंगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो धनायन होते हैं, और इसको हम लोग अगर कभी डिनोट करते हैं या फिर इसको साइन से लिखते हैं तो पी के ऊपर हम लोग एक पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसे पी से डिनोट किया जाता है, जो कि परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन में देखा था, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जो प्रोटॉन रहता है वो नाभिक में पाया जाता है, और इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो गोल्डस्टीन को जाता है। परंतु इसका जो नामकरण किया था वो रदरफोर्ड ने किया था, और इसी कारण कई लोग एग्जाम्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि जो प्रोटॉन की खोज की थी वो किसने की थी, और आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक होगा गोल्डस्टीन और दूसरा होगा रदरफोर्ड। और कई बच्चे इसमें रदरफोर्ड लगा के आ जाते हैं, पर आपको याद रखना है सिर्फ रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था, और इसकी जो खोज की गई थी वो गोल्डस्टीन द्वारा की गई थी। और इसका हम लोग चार्ज की बात की जाए तो इसमें भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज होता है, और इसकी यूनिट जैसे कि मैंने बताया जो कूलाम होती है, और इसका जो वेट होता है वो 1.6 इंटू 10⁻27 होता है, यानी यह इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। और दोस्तों जैसा कि हमने देखा जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, इसी कारण जो इसका सारा वेट होता है वो नाभिक में होता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, यानी जो एटम का सारा भार होता है वो नाभिक में केंद्रित होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन की कि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो 1932 में चैडविक के द्वारा की गई थी। और दोस्तों जो न्यूट्रॉन होता है इसमें कोई सा भी आवेश नहीं पाया जाता, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में देखा था कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, बट न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई सा भी चार्ज नहीं पाया जाता, और इसको हम लोग एन से नोट करते हैं। और दोस्तों इसका जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, और ये एक अस्थायी कण है, तो आपको ये भी याद रखना है। और जो इसका जीवन काल होता है वो मात्र 17 मिनट का होता है, इसलिए इसको अस्थायी कण बोला गया है, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को स्थायी कण बोला जाता है। और जितनी भी नाभिक विखंडन रिएक्शन होती है उन सब में जो मूल आधार होता है वो न्यूट्रॉन का होता है। और दोस्तों न्यूट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। अगर आप जो द्रव्यमान में से अगर आप उसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर्स होते हैं या फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या फिर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उनको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं कार्बन, जैसे कि हमें पता है जो कार्बन का भार होता है वो 12 होता है और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। अगर आप 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी जो कि 6 होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार देखा जाए तो जो हाइड्रोजन होता है उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, क्योंकि जब आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो वो भी 1 होता है और एटॉमिक मास देखेंगे तो वो भी 1 होता है। अगर आप 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने जो 3 मूलकण की बात की थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बारे में यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है, जैसे कि उनको किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनके साइन या फिर
चिन्ह क्या होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का ई, प्रोटॉन का पी, न्यूट्रॉन का एन होता है। और इन पे जो आवेश पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पाया जाता है। सेम प्रोटॉन पे पॉजिटिव में पाया जाता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। इन पे आवेश जैसे कि -1, +1 और 0 होता है। और मैंने आपको वेट के बारे में बताया था, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे जो वेट होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मैंने आपको वेट बताया था सेम होता है, 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। और यहाँ पे खोजकर्ता क्या मैंने बताया था आपको, बस आपको यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखना है, जो प्रोटॉन की खोज की थी वो गोल्डस्टीन द्वारा की गई थी, परंतु इसका जो नामकरण किया गया था वो रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। और दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि किसने क्या सिद्धांत दिया था, जैसे कि रदरफोर्ड ने सिद्धांत दिया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, बोहर, मैक्स प्लांक, पाउली, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस लेक्चर को भी जरूर देखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की। तो दोस्तों जो प्रोजेस्टेरोन है इसकी खोज 1932 में की गई थी और इसकी खोज का श्रेय एंडरसन को जाता है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये भी धन आवेशित कण होता है और इसका द्रव्यमान और आवेश जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश होता है उसके बराबर होता है। और इसको हम लोग एक तरह से इलेक्ट्रॉन का अपोजिट कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिनो की। तो इसकी खोज 1930 में की गई थी और इसकी खोज का श्रेय पाउली नामक साइंटिस्ट को जाता है। इनका द्रव्यमान और इनमें कोई सा भी आवेश नहीं पाया जाता और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूट्रिनो और दूसरा होता है एंटी न्यूट्रिनो। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पाई मेसोन की। तो दोस्तों जो पाई मेसोन कण होता है इसकी खोज 1935 में की गई थी और इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो एच युकावा को जाता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। और ये भी एक अस्थायी कण होता है और जो इसका जीवन काल होता है वो 10⁻⁻8 सेकेंड होता है, यानी ये क्षण भर के लिए होता है। और परंतु जो इसका द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 274 गुना ज़्यादा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पाई मेसोन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोटोन। तो दोस्तों जो फोटोन है ये एक ऊर्जा के बंडल होते हैं जो कि प्रकाश की चाल से चलते हैं, यानी ये लाइट के स्पीड से गति करते हैं। और जितने भी आप लोगों ने चुंबक किरणें देखी होगी यानी मैग्नेटिक रेस देखी होगी जो कि सूर्य के प्रकाश में भी आती है, उन सब में ये कण उपस्थित होते हैं, यानी उन सब का निर्माण इन्हीं मूल कणों से हुआ है। लेकिन अगर ये विराम अवस्था में होते हैं तो इनका जो मास होता है यानी द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। तो आपको यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने टॉपिक देखे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेसोन, फोटोन, ये आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं नाभिक। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, जो परमाणु के केंद्र में एक केंद्रक पाया जाता है यानी नाभिक पाया जाता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें धनावेश पाया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा जो प्रोटॉन होते हैं उन पर पॉजिटिव साइन होता है और लगभग परमाणु का सारा द्रव्यमान इसी नाभिक में केंद्रित होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो इसकी त्रिज्या होती है यानी जो इसकी रेडियस होती है वो 10⁻12 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर हम लोग पूरे परमाणु की बात करें यानी पूरी एटम की बात करें तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻8 होती है, यानी 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखना है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं नाभिक बल यानी न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो दोस्तों जो नाभिक बल होता है वो ऐसा बल होता है जिसके कारण जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जुड़े रहते हैं और उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमता है वो बंधा रहता है। और जैसा कि आपको पता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट नाभिक बल के कारण जो न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, इसी को नाभिक बल कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा नाभिक बल। और दोस्तों इसके बाद हम लोग कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नाभिक स्थायित्व क्या होते हैं यानी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है। जो नाभिक स्थायित्व होता है ये न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। जिन न्यूक्लियस में N/P = 1 होता है वो बहुत स्थायी होते हैं, परंतु जिन नाभिक में N/P का जो रेशो होता है 1.5 से ज़्यादा होते हैं वो अस्थायी होते हैं। और ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव किरणें छोड़ते हैं यानी रेडियो एक्टिव होते हैं। और पेरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी 83 से ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी उनमें जो N और P का जो रेशो होता है या फिर अनुपात होता है वो 1.5 से अधिक होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाभिक स्थायित्व क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। तो दोस्तों किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं जो प्रोटॉन की जो जितनी भी संख्या होती है वो ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यानी
प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो एक तरीके से अगर आपके पेपर में कभी डेफिनेशन आ जाए कि बताइए कि परमाणु संख्या को हम लोग किससे ज्ञात कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको ऑप्शन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिल जाए, तो आपको सबसे पहले प्रोटॉन लगाना है। यदि उसमें प्रोटॉन ना मिले आपको ऑप्शन में और इलेक्ट्रॉन हो तो आपको इलेक्ट्रॉन लगाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों किसी भी तत्व में परमाणु एक समान होते हैं, इसलिए उनकी परमाणु संख्या भी एक जैसी होगी। तो आपको यहाँ पे परमाणु संख्या समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की सम्मिलित संख्या, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इजिकल टू आपका मास नंबर कहलाता है, यानी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। इसके बाद हम लोग कुछ टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि समस्थानिक क्या होते हैं। तो दोस्तों समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिनमें जो परमाणु क्रमांक होता है यानी एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, बट उनमें जो परमाणु भार होता है यानी उनका जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं, यानी आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे कि जो क्लोरीन होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, बट उसका जो वेट होता है वो 35.5 होता है। बट कई कंडीशन में इसका जो वेट होता है वो 36 भी होता है, बट इसके जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा 17 रहता है। इसको हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों जितने भी कार्बन होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा 6 होता है, बट उनका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। पर कभी कभी ये 13 भी शो करता है, 14 भी शो करता है, लेकिन इनका जो परमाणु क्रमांक होगा यानी एटॉमिक नंबर होगा वो हमेशा 6 होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा समस्थानिक क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं समभारिक। जैसा कि हम लोग ने समस्थानिक पढ़ा था कि उसमें जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो सेम होते हैं, वैसे ही जो आइसोबार यानी समभारिक होते हैं उनमें जो परमाणु भार होता है वो सेम होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अक्सर एग्जाम में हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। एक होता है H जिसका एटॉमिक मास होता है 1, जिसको नॉर्मली हम लोग प्रोटियम बोलते हैं। एक होता है H जिसका परमाणु भार 2 होता है, इसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं। और एक होता है परमाणु भार जिसका 3 होता है, इसको हम लोग ट्राइटियम बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जिस हाइड्रोजन का परमाणु भार 3 होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। और दोस्तों कभी आपने भारी जल का नाम सुना होगा जिसका फॉर्मूला होता है D2O। उसमें जो हाइड्रोजन होती है ड्यूटेरियम के फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए उसको भारी जल बोला जाता है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने समस्थानिक के बारे में पढ़ा कि जिन एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर सेम होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं, यानी आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो उसी प्रकार से समभारिक होते हैं, आप नाम से समझ गए होंगे, जिनका एटॉमिक मास इक्वल हो यानी उनका जो द्रव्यमान होता है वो बराबर हो, परंतु परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो उनको हम लोग आइसोबार यानी समभारिक कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक्स की। आप नाम से समझ में आ गया होगा कि आइसोटॉन्स क्या होते हैं, जिनके न्यूट्रॉन समान हो, यानी जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु उनके जो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हैं वो डिफरेंट हो। अगर इसके हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जो कार्बन होता है जिसमें परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 14 होता है, इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो 8 होती है। और वहीं पे हम लोग ऑक्सीजन की बात करें जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, और इसमें भी हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो 8 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है इनमें जो न्यूट्रॉन के नंबर हैं वो इक्वल हैं यानी 8 हैं, तो इसलिए इनको सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटॉन्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त हुआ। आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपको आगे की केमिस्ट्री समझने में काफ़ी हेल्प करेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना से जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरह की एक और वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।